लालपुर गांव में सुधीर नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी माँ और अपनी जवान बहन रमीला के साथ रहा करता था। एक दिन सुधीर शाम को थका हारा घर आया ही था कि तभी उसकी माँ उससे बोली, क्या हुआ? क्या आज भी तेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसी? अरे क्या बताऊं माँ, सारा दिन तालाब में जाल डालकर बैठा रहा, परंतु मेरे जाल में केवल 2 ही मछलियां फंसी बस। ये लो माँ एक सिक्का। बेटा, एक सिक्के से अब मैं आज का खाना कैसे बनाऊं? तू अच्छी तरह से जानता है, अनाज के साथ साथ खाने में सब्जी की भी आवश्यकता होती है, और सब्जी में खाना पकाने के लिए और भी वस्तुएं डाली जाती है। सुधीर निराश हो गया। अब मैं क्या करूं मां? मुझे मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है ना जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। मछुआरों के जाल मछलियों से भर जाते हैं, लेकिन मेरा जाल ही पता नहीं क्यों खाली रहता है। अब क्या करूं मैं? भैया, आप दूसरे तालाब में जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? मैंने सुना है जंगल के तालाब में मछलियां बहुत अधिक फंसती हैं। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो रमीला। कल मैं दूसरे तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने का काम करूंगा, यह सही रहेगा। हाँ बेटा, आखिर कब तक हम अपना जीवन गरीबी में व्यतीत करते रहेंगे? रमीला जवान हो गई है, कल उसके हाथ भी पीले करने हैं। सब कुछ कैसे हो पाएगा? सुधीर ने अपनी मां की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप लेट गया। अगली सुबह सुधीर अपना जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल की सीमा तक पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में एक दूसरा मछुआरा प्रदीप उसे मिल गया। मछली जाल में फंसी तो बड़ा मजा आया। अरे क्या बात है भैया, सुधीर कहां? ये तुम जाल वाल लेकर ये जंगल की तरफ काहे जा रहे हो भैया? ओ, लगता है जंगल के तालाब से मछलियां पकड़ना चाह रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, जब समय खराब होता है तो फिर समय कुछ खराब होता है। जंगल का तालाब तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं तो कहता हूं कि तुम समंदर में भी जाल डाल दोगे, तुम्हारे जाल में मछलियां नहीं फंसने वाली। अरे किस्मत खराब, समय खराब तो सब खराब। इतना कहकर दूसरा मछुआरा सुधीर का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। सुधीर जंगल के तालाब में गया और अपना जाल फैलाकर बैठ गया। सुधीर शाम तक बैठा रहा। शाम को उसके जाल में केवल 2 मछलियां फंसी। वो मछुआरा सही कह रहा था, जब समय खराब होता है तो सभी काम खराब होते हैं। अब इन मछलियों का क्या करूं? इन्हें बेचकर पेट भरने से अच्छा है कि आज मां से कहूंगा कि मछली वह खुद ही खाकर पेट भर ले। इतना कहकर सुधीर वापस आने लगा। रास्ते में फिर वही दूसरा मछुआरा मिल गया। हे सुधीर, मैं तो समझ रहा था कि तुम जब जंगल के तालाब से लौटोगे तो तुम्हारा जाल तो पूरा मछलियों से लबालब भरा होगा। ए ससुरा, तुम्हारे जाल में तो केवल 2 ही ठो मछली फंसी है। इतनी ही मछलियां तो तुम्हारे जाल में गांव के तालाब में फंस जाती थी। फिर जंगल जाकर इतना थकने की क्या आवश्यकता थी? मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? समय खराब, किस्मत खराब तो सब काम खराब। इतना कहकर दूसरा मछुआरा वहां से चला गया। सुधीर निराश होकर घर लौटा और 2 मछलियां अपनी मां और बहन के सामने रख दी।
भैया केवल 2 मछलियां, इससे क्या होगा? अब जो है यही है रमीला, इसे ही पकाकर खा लो, कम से कम पेट तो भरे। अब मैं क्या करूं रमीला? तुम्हारे कहने पर जंगल के तालाब में गया था, परंतु वहां भी केवल 2 ही मछलियां तो फंसी। क्या हुआ? कुछ नहीं फंसा। अब तो मुझे दूसरे मछुआरों की बात पर विश्वास होने लगा है। जो मेरा मजाक उड़ाते हैं वह बिल्कुल सही कहते हैं। मेरा भाग्य इस समय मेरा साथ नहीं दे रहा। बड़ी बेकार किस्मत है मेरी। सुधीर की बात सुनकर उसकी मां और बहन की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह सुधीर फिर से अपना जाल लेकर गांव के तालाब में चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, परंतु उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। क्यों भैया? आज पूरी तरह से ठन-ठन खाली खाली। अरे पहले तो तेरे जाल में 1 या 2 मछली फंस भी जाती थी गलती से। आज तो तेरा जाल पूरा ही खाली है। किस्मत लगता है बहुत ही खराब है। सुधीर निराश हो गया और चुपचाप अपने घर चला आया। सुधीर को खाली हाथ देखकर उसकी मां चौंक गई। क्या हुआ? मां, आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी मां, एक भी नहीं। मैं और तेरी बहन सुबह से भूखे हैं, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। सुधीर को रोता देख उसकी मां भी रोने लगी। चिंता मत कर बेटे, हिम्मत मत हार। तू एक काम क्यों नहीं करता? हमारे राज्य का राजा दयाल बहुत दयालु है। तू जाकर उससे सहायता क्यों नहीं मांगता? एक ना एक दिन तो तुझे उससे सहायता मांगने जाना ही है, क्योंकि हमें रमीला की शादी भी करनी है। अगले दिन सुधीर अपनी मां की कही हुई बात के अनुसार सीधे अपने राज्य के राजमहल में चला गया। कुछ देर बाद सुधीर राज दरबार में खड़ा था। राजा दयाल गहरी सोच में डूबा हुआ था। महाराज की जय हो। महाराज, मैं लालपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं एक बहुत ही गरीब मछुआरा हूं। कुछ दिनों से मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे जाल में मछलियां बिल्कुल नहीं फंस रही। मेरा परिवार भूखा है और मेरी बहन भी जवान हो चुकी है। मुझे उसकी शादी भी करनी है। मैंने सुना है कि आप प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु हैं। मेरी सहायता कीजिए महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। राजा दयाल ने गहरी नजर से सुधीर को देखा और अचानक अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ। अरे तो मैं क्या करूं? क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं गरीब मछुआरों की सहायता करूं? अगर तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हे बेवकूफ कहीं के चले आते हैं राज दरबार में हमारा समय नष्ट करने। चलो जाओ यहां से, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। चलो भागो, सैनिकों निकालो इसको बाहर। ये सुनकर दरबारी आश्चर्य से राजा दयाल की ओर देखने लगे। एक दरबारी उठकर राजा से बोला, महाराज, यह क्या? हमारे महल का तो नियम रहा है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैंने कभी आपको इस तरह से किसी गरीब को अपमानित करते हुए तो नहीं देखा। यह सुनकर राजा दयाल और क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम इसकी मदद करो। दरबारी चुपचाप वापस बैठ गया। राजा दयाल ने सुधीर से कहा,
अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो बेवकूफ, चले जाओ यहां से। और आज के बाद हम ऐलान करते हैं कि हमारे महल में कोई भी गरीब प्रवेश नहीं करेगा। सैनिकों, इस बात का खास ख्याल रखो। राजा दयाल ने सुधीर को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। सुधीर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर वापस आ गया। सुधीर ने जो कुछ देखा उसे अपनी मां को सुनाया। उसकी मां आश्चर्य से बोली, परंतु राजा दयाल तो बहुत ही दयालु राजा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की और उल्टा तुम्हें अपमानित करके बाहर क्यों निकाल दिया। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मां, अब किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो फिर कोई राजा भी साथ नहीं देता है क्या? ओ, क्या करूं मां, क्या करूं? रमीला सुधीर के पास गई और उसे साहस दिया। भैया, आप हिम्मत मत हारो। देखना एक ना एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा। हाँ रमीला, बस तेरी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। सही कहती है तू, एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। सही कहा तूने। अगले दिन सुधीर गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने गया। वहां कुछ मछुआरे पहले से बैठे थे। एक मछुआरा सुधीर से बोला, हे भैया सुधीर, मैंने तो सुना है कि तुम राजा दयाल के पास सहायता मांगने गए थे, परंतु राजा दयाल ने तुम्हें अपमानित कर दिया, भागा दिया वहां से। ओ भैया, हमने तो कभी ना ऐसा सुना कि हमारे महाराज ने किसी गरीब को ऐसे बुरी तरह से अपमानित किया हो। क्या सुना क्या किसी ने? मैंने तो ना सुना। मैं बताऊं इसमें सारा दोष किसका है? अरे यह सुधीर के भाग्य का है। जब इसकी किस्मत ही साथ नहीं दे रही तो महाराज इसकी मदद करके काहे को इसकी फूटी किस्मत का दोष अपने माथे ले। है नहीं तो, और नहीं तो क्या? ए भैया, इतनी खराब किस्मत वाला तो मैंने किसी को ना देखा। अब तो राजा ने भी अपने महल में गरीबों के प्रवेश पर रोक लगा दी। और किसकी वजह से हुआ यह सुधीर की वजह से इसने महल में कदम रखा और सब गरीबों के रास्ते बंद कर दिए। और नहीं तो क्या? ए भैया सुधीर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अब तुम इस तालाब में मत आया करो। तुम जंगल में ही मछली पकड़ने जाया करो। अरे भैया, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे खराब किस्मत की छाया यहां तालाब में ना पड़ जाए, नहीं तो हमको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं तो उन दोनों मछुआरों की बातों से सुधीर बहुत टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो वहां से जंगल के तालाब की ओर चल दिया और अपना जाल तालाब में डाल दिया। सुधीर सुबह से शाम तक अपना जाल तालाब में डाले रहा, परंतु थका हारा कर भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। सुधीर घबरा कर बोला, हे भगवान, आज तो मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मेरा परिवार कब से भूखा है, खाली हाथ लौटूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं? तभी सुधीर का जाल भारी हुआ और उसने जाल खींचा। जाल में एक सोने की मछली फंसी हुई थी। सुधीर सोने की मछली को देखकर चौंक पड़ा और बोला, अरे लगता है भगवान ने मेरी मदद कर दी। खींचता हूं इसको, अब इस मछली को बाजार में बेच दूंगा, मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। तभी मछली ने मनुष्य की आवाज में पूछा,
मनुष्य मुझे छोड़ दे, अगर तूने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताऊंगी कि तेरा भाग्य बदल जाएगा। अर्जुन मछली की मनुष्य जैसी आवाज सुनकर और भी चौंक गया। वो संदेह से बोला, हो ये कैसे संभव है? तो तुम मनुष्य की भाषा कैसे बोल रही हो? क्या तुम कोई पिशाचिनी हो क्या? मैं कोई पिशाचिनी नहीं हूं, मैं एक जादुई मछली हूं। मैं तुझे जो रहस्य बताऊंगी वो तेरा पूरा भाग्य बदल देगा। ए मछली रानी, देखो मैं सही बताऊं, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। कैसे छोड़ दूं? तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे सच कह रही हूं। मुझे छोड़ने के बाद अपना जाल तालाब में फेंक देना। तेरे जाल में इतनी मछलियां फंस जाएंगी कि आज तुम्हारा परिवार पेट भर खा लेगा, पर रहस्य जानकर तेरा भाग्य सदा के लिए बदल जाएगा। सुधीर ने मछली की मिन्नतें सुनकर तुरंत उसे आजाद कर दिया। मछली तुरंत तालाब के अंदर चली गई। सुधीर काफी देर तक वहां बैठा रहा। अरे क्या ही कहूं, लगता है मैंने मछली की बात मानकर गलती कर दी। हाँ, तभी मछली फिर से तालाब से बाहर आई और बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन मनुष्य, जंगल की गहराई में एक खंडर है। उस खंडर में एक जादूगर रहता है जिसने एक मैना पक्षी को कैद कर रखा है। तू जादूगर के चंगुल से उसे आजाद करा दे, तेरा भाग्य बदल जाएगा। सुधीर चौंक गया। मैं जादूगर के चंगुल से मैना पक्षी को आजाद करके कैसे अपना भाग्य बदल लूंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। जब तू उसे आजाद कराएगा तो तू स्वयं जान जाएगा। पर याद रखना, वो जादूगर बहुत ही चतुर और खतरनाक है, इसलिए उसका सामना बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर मछली फिर से तालाब में चली गई। सुधीर ने फिर अपना जाल डाला और उसने 2 मछलियां पकड़ी। सुधीर उन 2 मछलियों को देखकर बोला, चलो कम से कम आज हमारे परिवार को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। आज मछली भून कर ही खा लेंगे। हाँ, सुधीर मछलियों को लेकर अपने घर गया और सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। तो माँ, मैं कल जंगल की गहराई में जाकर खंडहर जरूर तलाश करूंगा। बेटा एक बार और सोच ले, क्या जादुई मछली पर विश्वास करना सही होगा? अब क्या सोचना, क्या विचारना माँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प तो है नहीं। हो सकता है कि वाकई में इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हो सकता है कि हमारी फूटी किस्मत अच्छी हो जाए। अगले दिन सुधीर जंगल की गहराई में गया। वो काफी देर तक पैदल चला और जंगल का दृश्य थोड़ा डरावना सा लगने लगा। बहुत दूर चलने के बाद सुधीर के कानों में एक आवाज टकराई। कौन हो तुम और इस जंगल की गहराई में क्यों चले जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जंगल बहुत खतरनाक है? सुधीर पलटा और देखा कि एक ऋषि वहां खड़ा था। सुधीर ऋषि के पास गया और अपनी बात बताई। प्रणाम मुनि महाराज। मुनि महाराज, मैं जंगल में एक खंडहर तलाश रहा हूं। मुझे मछली ने बताया कि वहां एक जादूगर है जो मैना पक्षी को कैद किए हुए हैं। अगर मैं उसे आजाद कर दूं तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। ऋषि चौंका और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। बड़े बहादुर हो जो मछली की बात मानकर यहाँ पे आ गए। पर क्या तुम्हें लगता है कि वो जादूगर कोई सामान्य व्यक्ति है? वो जादूगर बहुत ही खतरनाक है। वो तुम्हें मार देगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है ए मुनि महाराज। मैं तो रोज अपने परिवार को गरीबी और दुख के कारण मरते हुए देख रहा हूं, और गरीबी से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। पर एक बार फिर से सोच ले बच्चे, अपनी जान खतरे में डाल रहा है तू। वो जादूगर कोई साधारण जादूगर नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली जादूगर है।
और तूने बताया कि तेरा एक परिवार भी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो तूने कभी सोचा है कि तेरे परिवार का क्या होगा? सुधीर फीकी मुस्कान दिए हुए ऋषि की ओर देखकर बोला, वैसे मेरे जीते जी भी मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा ऋषि महाराज। ना खाने को है ना जीने को है। क्या करूं? हाँ, नियति ने मुझे एक मौका दिया है और मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, पर मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। मां, इसका मतलब तू पक्का फैसला करके आया है? हाँ, और मैं अपने कदम हरगिज वापस नहीं लूंगा। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, हम तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बच्चा। पर तुझे एक बात बताता हूं, जब तू खंडहर तक पहुंच जाए तो जादूगर से अचानक से उसका सामना मत करना। जादूगर दोपहर के समय खंडहर से कुछ देर के लिए चला जाता है, इसीलिए दोपहर में ही तू खंडहर में प्रवेश करना और वहां जो मैना पक्षी होगी उससे बात करना है। मैना पक्षी से बात करना? तो क्या मैना पक्षी भी मनुष्य की आवाज में बात करती है? हाँ, वो मैना पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है, वह भी मनुष्य की आवाज में बात करती है। ठीक वैसे ही जैसे तूने मुझे बताया कि तुझे उस मैना पक्षी के बारे में एक जादुई मछली ने बताया, और वह जादुई मछली भी मैना पक्षी की आवाज में बात करती थी। उस मैना पक्षी की बातें सुने बगैर जादूगर से सामना मत कर लेना, वरना तेरी हार निश्चित है, क्योंकि तू जादूगर के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन हाँ, वो मैना पक्षी तुझे एक रहस्य बताएगी। उस रहस्य को जानने के बाद तू जादूगर के सामने जाएगा और तब जाकर तू उस जादूगर से जीत सकता है और फिर तेरी विजय पक्की है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इतना कहकर मुनि वहां से चला गया। सुधीर कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ गया। बहुत दूर पैदल चलने के बाद सुधीर को खंडर दिखाई दिया। दोपहर का समय हो चुका था। हाँ, यही समय है खंडहर में प्रवेश करने का। आराम से जाता हूं। सुधीर खंडहर में गया और देखा कि एक पिंजरे के अंदर मैना पक्षी बंद थी। मैना पक्षी सुधीर को देखकर चौंक गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? जादूगर कुछ ही देर में आ जाएगा। देखो मैना पक्षी, मैं तुम्हें जादूगर के चंगुल से आजाद कराने आया हूं। मछली ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूंगा तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। तुम मुझे ऐसे आजाद नहीं कर सकते। पहले तुम पास के छोटी के तालाब में जाकर स्नान करो। कहते हैं कि छोटी के तालाब में स्नान करने से तांत्रिक और शैतानी मंत्रों से सुरक्षा मिलती है। छोटी के तालाब में स्नान करके शाम को फिर यहां आना। जादूगर अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, पर छोटी के तालाब से स्नान करके आने पर उसके मंत्र काम नहीं करेंगे। तब तुम चतुराई से जादूगर का एक दांत तोड़ना। उसके दांतों में एक सोने का दांत है। उसके सोने के दांत में उसके प्राण बसे हुए हैं। जल्दी जाओ। यदि जादूगर अभी आ गया तो तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। सुधीर तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद रंग बिरंगी आभा के बीच जादूगर खंडर में प्रकट हुआ। उसने मैना पक्षी की ओर घूरते हुए कहा, पकड़ बम, पकड़ बम, पकड़। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। सच बता, क्या यहां कोई मनुष्य आया था? दफा हो जा यहां से जादूगर, तेरा मनहूस साया जब से इस खंडर में पड़ा है तब से यहां मनुष्य तो क्या कोई जानवर भी नहीं आता। जादूगर क्रोधित हो उठा। बस आज रात का इंतजार कर ले मैना। कल मैं तुझे मारकर तेरी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा।
अगर मुझे तुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता तो अब तक तुझे मार देता। तेरी बकवास अब और नहीं सुन सकता मैं। मैना पक्षी चुपचाप अपना मुंह फेर लेती है। उधर दूसरी ओर सुधीर ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे पहुंचा। हाँ, क्या यही बूटी का तालाब है जिसके बारे में मैना ने बताया था? हाँ, मैं जड़ी बूटियों का तालाब हूं। लेकिन सुन ले, अगर तूने स्नान किसी बुरी नियत से किया तो जलकर राख हो जाएगा, और अगर नेक काम के लिए स्नान करेगा तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जादुई तालाब हूं। सुधीर ने बिना देर किए तालाब में स्नान किया। बाहर निकलते ही उसके पूरे शरीर पर रंग बिरंगी आभा चमकने लगी। हम लगता है तूने सचमुच अच्छे कार्य के लिए स्नान किया है। हाँ, सुधीर वहां से खंडर की ओर चल पड़ा। खंडर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। जैसे ही सुधीर अंदर गया, जादूगर ने उसे देखा और चौंक गया। कौन है तू? एक मछुआरा जो तेरा अंत करने आया है। हगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि एक मछुआरा मेरा अंत करेगा। मैं तुझे अभी यहीं अपने मंत्रों से खत्म कर दूंगा। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन सुधीर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ओम हिम क्लीम। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से इतना शक्तिशाली जाप किया, फिर भी तुझे कुछ नहीं हुआ। तू आखिर है कौन? लगता है तू भी कोई जादूगर है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं छोटी के तालाब में स्नान करके आया हूं, इसीलिए तेरे मंत्र अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। जादूगर ठहाका लगाकर हंसा। तो ठीक है, छोटी के तालाब का असर तो कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद तेरा होगा बगड़ बगड़ बम बगड़ब। सुधीर ने मौका देखकर तेजी से जादूगर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। जादूगर संभल भी ना पाया और उसका सोने का दांत टूटकर बाहर गिर पड़ा। अगले ही पल उसके शरीर में आग भड़क उठी। अरे, आखिर मेरे अंत का रहस्य तुझे किसने बताया? यही मैना पक्षी ने। उसी ने मुझे जड़ी छोटी के तालाब के बारे में बताया। अरे, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इसे जिंदा रखा। काश मैं लालच में ना आता। इतना कहकर जादूगर जलकर राख हो गया। अचानक रंग बिरंगी आभा फैली और मैना पक्षी का पिंजरा गायब हो गया। अगले ही पल एक धमाके के साथ मैना एक राजकुमारी में बदल गई। सुधीर राजकुमारी को देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी प्रमिला हूं, राजा दयाल की पुत्री। यह सुनकर सुधीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। हो तो तुम उस राजा दयाल की पुत्री हो, वही राजा जो गरीबों की मदद करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे राजा की पुत्री की मदद कर रहा हूं। राजकुमारी प्रमिला की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। पूरी सच्चाई तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमारी प्रमिला कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। इस समय जो राज्य का राजा बना हुआ बैठा है वो असली राजा दयाल नहीं है, बल्कि हमारा मंत्री है। असली राजा दयाल को तो कुछ समय पहले ही एक जादूगर ने मेरी आंखों के सामने मार दिया था। क्या मतलब? तो फिर मैं जिससे मिलकर आया वो कौन है? मैंने कहा तो है तुमसे कि वो मंत्री था। दरअसल मंत्री की काफी समय से हमारे राज्य पर नियत खराब थी। एक दिन वो शिकार के बहाने मुझे और मेरे पिता को जंगल में इसी खंडर के पास ले आया। खंडर में जादूगर बैठा था। अचानक उसने मंत्र पढ़ा और मेरे पिता के शरीर में आग लग गई।
यह देखकर मैं चौंक पड़ी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल मैंने देखा कि मंत्री का चेहरा मेरे पिता में परिवर्तित हो गया। मेरी एक सहेली थी क्योंकि वो एक परी थी। मैंने मदद के लिए उसे बुलाया। परी मदद के लिए आई, लेकिन जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकी। जादूगर ने अपनी शक्तियों से उसे गायब कर दिया और अगले ही पल मुझे मैना पक्षी में परिवर्तित कर दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। सुधीर राजकुमारी प्रमिला की बातों को गहराई से सुनता रहा। अच्छा, तो ये रहस्य था। तभी मैं सोच रहा था कि राजा दयाल ने मुझे अपमानित क्यों किया। दरबारी अचानक से चौंक गए कि राजा दयाल को क्या हो गया, जबकि असल में तो वह महाराज दयाल थे ही नहीं। दरबारियों को क्या पता कि महल में राजा दयाल नहीं बल्कि मंत्री बैठा था जो राजा दयाल का रूप धारण किए हुए था। यह चक्कर है। उसी समय रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक परी प्रकट हुई। यह तो मेरी दोस्त है, मैं ही हूं। जादुई मछली के रूप में तुमने मुझे देखा था। दरअसल जादूगर ने अपनी शक्ति से मुझे मछली में परिवर्तित कर दिया था। जब तुमने मुझे पकड़ा तब मैंने तुम्हारी आंखों में वीरता देखी। इसी कारण मैंने तुम्हें मैना पक्षी और जादूगर के बारे में बताया। तुमने कितनी आसानी से जादूगर का अंत कर दिया, परंतु तुम्हें अभी एक कार्य और करना है। कौन सा कार्य? जादूगर के मरने से मैं अपने रूप में आ गई, परंतु जादूगर और मंत्री आपस में जुड़े हुए हैं। मंत्री राजा दयाल का रूप धारण किए हुए हैं। तुम्हें सबके सामने उसका नकाब उतारना होगा। तुम राजमहल जाओगे और जैसे ही इस जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर डालोगे, उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा और कुछ देर बाद वो जलकर राख हो जाएगा। सुधीर ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और जादूगर की राख उठा ली। अगले ही पल परी ने अपनी छड़ी आगे की और राजकुमारी प्रमिला और सुधीर राज दरबार में प्रकट हो गए। सिंहासन पर बैठा हुआ राजा दयाल, जो असल में मंत्री है, उन्हें देखकर चौंक गया। अब तेरा खेल खत्म हो गया। सुधीर ने अचानक जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर फेंक दी। अगले ही पल मंत्री अपने असली रूप में आ गया। अरे, यह तो मंत्री है। इसका मतलब यह अब तक महाराज दयाल की शक्ल में यहाँ बैठा हुआ था सिंहासन पर। अगले ही पल मंत्री के शरीर में आग लग गई और वो कुछ देर में जलकर राख हो गया। अब सारा रहस्य खुल चुका है। यह वही मंत्री था जिसने मेरे पिता की हत्या की और जादूगर की सहायता से मुझे कैद कर दिया। ओह, अब समझ में आया कि राजा दयाल तो प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे और अचानक से उनका यह स्वभाव कैसे बदल गया। तो यह कारण था, और जब भी हम इससे राजकुमारी प्रमिला के बारे में पूछते थे तो वह बड़ी आसानी से कह देता था कि वह तो अपने शिकार पर गई है। हमें क्या पता था कि वो असली राजा दयाल नहीं बल्कि मंत्री था। राजकुमारी प्रमिला ने सबके सामने सुधीर का हाथ उठाया। यह सब सुधीर की वजह से हुआ है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस राज्य की बागडोर तुम संभालो। सुधीर ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसी समय उनका विवाह संपन्न हुआ और सुधीर राजा बन गया। तभी परी प्रकट हुई। मैंने कहा था ना, अगर तू मैना पक्षी को आजाद करेगा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। देख, तू साधारण मछुआरे से सीधा राजा बन गया। परी रंग बिरंगी आभा के साथ गायब हो गई। सुधीर अपनी पत्नी प्रमिला और सैनिकों के साथ अपने घर पहुंचा। उसकी मां और बहन सुधीर को राजा के रूप में देखकर दंग रह गई। अर्जुन ने सारी घटना उन्हें सुनाई और कहा, तो चलो अब हम राजमहल में रहेंगे। गांव के लोग जो पहले सुधीर का मजाक उड़ाते थे,
अब उसकी किस्मत पर नाज करने लगे। एक साधारण मछुआरे की तकदीर बदल गई थी। जिसे लोग कभी तिरस्कृत समझते थे, वही आज महान राजा बन गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है। जगन्नाथपुर नाम के एक गांव में रवीन अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। एक दिन की बात है। रवीन की पत्नी ने कहा, बच्चा भूख से तड़प रहा है जी, पर्याप्त दूध भी नहीं मिल रहा उसे। अगर हमारी गाय होती तो कितना अच्छा होता ना जी, हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती। जाकर कहीं से गाय खरीद कर ले आइए ना आप। रवीन ने कहा, क्या कहाँ गाय खरीद कर लानी है, हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं। कमाए हुए सारे पैसे दूध के खर्च में लग रहे हैं, ऊपर से मैं गाय कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। आपको लकड़ी काटने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जाकर मजदूरी करिए कहीं पर, उससे तो ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। हमें मजदूरी देने वाला इस गांव में कोई भी नहीं है, लेकिन आजकल कोई खरीद ही नहीं रहा, बस एक दो आदमी ही खरीद रहे हैं। वैसे कमाए हुए सारे पैसे हमारी गुजारिश में कम हो रहे हैं, हमें कुछ भी करके कमाने ही पड़ेंगे। तब तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। मैं बच्चों को अपने साथ लेकर मायके जा रही हूं, वहीं पर उनका पेट भर सकूंगी मैं अच्छे से। जब आप अच्छे से कमाने लग जाओ, तब हमारे साथ रहना। अगर तुम ऐसे गई तो सब लोग मुझे दोष देंगे ना। आप इसकी चिंता मत कीजिए, अभी हमें बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना है। देखना जल्द ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद हम दोनों खुद का ले लेंगे। इसके बाद रवीन अपनी पत्नी को मायके छोड़कर काम की तलाश में लग जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंगल से पेड़ काट के उस तरफ के गांव में जाकर बेच दूंगा, कोई ना कोई तो खरीदेगा। ऐसी हालत तो दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। मैं कब अमीर बनूंगा यह मुझे नहीं पता। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की सुख और शांति रखने का मौका कब मिलेगा, नहीं पता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। इसके बाद वो जंगल जाकर लकड़ी काटने लग जाता है। देखो इस कागज पर लिखे हुए रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? जहां तक मालूम है वहीं तक बता दो हमें। यहां तो पूरा घना जंगल दिख रहा है, यहां से कहां जाना है हमें पता नहीं चल रहा है। जरा देख कर बताना, अगर समझ में आए तो। मुझे तो ये जंगल पूरा पता है, मगर कागज में लिखी हुई रेखाएं थोड़ी अस्त अस्त लग रही है। हाँ, यहां से आप थोड़ी ही दूर जाएंगे तो वहां पर एक पहाड़ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि वहां से आप लोगों को उत्तर दिशा में जाना चाहिए। प्रवीण, एक बार इधर आओ। देखा तुमने, वह भी हमारे जैसा बलवान है। हमारा लक्ष्य साधने के लिए ये भी हमारी सहायता कर सकता है। ऊपर से इसको यहाँ के सारे रास्ते भी अच्छी तरह पता है। देखो, बात यह है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। किसी तीसरे को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? सब लोगों को पूछते जाने से अच्छा है इसको ही हमारे साथ ले चले। ये हमारे साथ में बहुत काम आएगा।
काम पूरा होने के बाद इसका क्या करना है वो काम के बाद ही सोचेंगे। नहीं नहीं, यह बात किसी तीसरी आदमी को पता चले मुझे पसंद नहीं। चलो चलो। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये लोग कौन है? इनको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा है। उन लोगों के हाथ में जो पत्र वो बहुत पुराना लग रहा था। इनके हाथ में जो पत्र था उसमें मैंने देखा कि अंत में एक हीरा दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लोग कुछ तो अनमोल चीज को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। इस तरह सारी लकड़ी काटकर उन्हें एक रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। ये क्या है? इतनी भारी बारिश हो रही है। दिखने में तो बहुत बढ़िया सा मौसम लग रहा था। उस बड़े पेड़ के नीचे ठहरे। अरे अचानक बारिश तो रास्ते का रुकावट बन गई है। आगे का रास्ता साफ नजर भी नहीं आ रहा है। मुझे हमें कुछ देर के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। इतनी बारिश में आगे जाना नामुमकिन हो रहा है। हमारे लिए वहां देखो, एक बड़ा सा पेड़ मुझे नजर आ रहा है। उसके नीचे ठहरते हैं। चलो जल्दी चलो। इस तरह वो लोग जाकर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। अरे प्रवीण, उस कागज को ठीक से रखा है ना? बारिश भी तेज होती जा रही है। देखो कि भीग ना जाए। बाप रे, मैं तो उस बात को भूल ही गया था। अरे अरे, ये कागज तो पूरी तरह से भीग गया है। नक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे हो गया भाई? हमेशा सतर्क रहना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? इस आधे हिस्से का रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। हमारे आगे जाने का पूरा रास्ता उस दूसरे वाले आधे भाग में था। अब हम आगे कैसे जा सकते हैं? उस लकड़ी काटने वाले से बात करते करते मैंने इस नक्शे को ऊपर की जेब में रख दिया था। गलती से भूल हो गई। इस बारिश की वजह से नक्शा पूरी तरह भीग गया है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे जाने के बाद एक पहाड़ आएगा। उसने तो ऐसा ही कहा था। और कहा था कि उत्तरी दिशा में जाना है। उत्तरी दिशा में ही जाएंगे। मगर वहां से आगे कैसे जाएंगे? सब कुछ उसी में था। हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने ये क्या कर दिया? कितनी मीलों से चल के यहां तक पहुंचे। तुम्हारी लापरवाही से पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रास्ता ठीक से मालूम ना होते हुए आगे जाना बहुत मुश्किल है। अब हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो, वापस जाना ही पड़ेगा। क्या इस बारिश ने क्या कर दिया आज? ख्वाब था कि एक ही मार में करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरह कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है। ये अच्छा हुआ बारिश रुक गई। अब शाम ढल गई। अंधेरा होने वाला है। मुझे वापस जाना चाहिए था क्या? या फिर जंगल के इस पार के गांव में जाना चाहिए? घर में मेरे लिए राह देखने वाला कोई भी नहीं है। जंगल के उस पार के गांव में ही जाता हूं। इस जंगल को पार करने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। मुझे पता है थोड़ी दूर चलने के बाद मैं थक जाऊंगा। वहां पर रुक के आराम कर लूंगा। इस तरह रवीन अपना सफर जारी रखता है। कुछ देर के बाद सूरज, बहुत भूख लग रही है मुझे। कहीं पर रुककर रोटी खाएंगे। मुझे भी बहुत भूख लग रहा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 ही रोटी बची है। दोनों के लिए काफी होगी। हाँ हाँ, आधा आधा बांट लेंगे ना। चलो यहां पर रुकते हैं। ऊपर से शाम भी हो गई है। थोड़ी आग जला लेते हैं हम लोग। वो लोग वहां पर बैठकर खाना खाते हैं।
तभी रवीन वहां पर आता है। देखो तो कोई हमारी तरफ आ रहा है। हाँ हाँ, वह तो दोपहर में हमको मिला था। वही लड़का है, यहीं पर आ रहा है। उसका घर कहां पर पता करके आज रात को हम उसके घर में ही आराम कर सकते हैं। सुबह चले जाएंगे। ए बाबू इधर आ। यह क्या, आप लोग तो अभी तक यहीं पर है? अब तक तो बहुत दूर चले जाना चाहिए था। वो सब एक बड़ी कहानी है। कुछ खाए पिए हो कि नहीं, या घर जाकर खाओगे? कुछ भी नहीं खाया मैंने। मेरा घर यहां पर नहीं है। मैं तो जंगल के उस पार के गांव में लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। क्या इतनी दूर सफर करके गांव में लकड़ी बेचते हो? लेकिन तुम तुम्हारे गांव में बेच सकते हो ना, इतनी दूर क्यों आते हो? हमारे गांव में कोई भी मेरे पास से लकड़ी नहीं खरीद रहे हैं। उनके घरों में काम करने वाले आदमी को ही लकड़ी दे रहे हैं। वो बस इसीलिए मैं दूसरे गांव में जा रहा हूं। वो बहुत जोर से भूख लगी होगी ना। ये लो, चलो रोटी खा लो। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारा घर नजदीक में ही होगा। रात को तुम्हारे घर में आराम करके सुबह जल्दी निकल जाते। अभी मेरे घर जाएंगे तो जाते जाते सुबह हो जाएगी। इससे अच्छा यही है, यहीं पर कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर यहाँ रात बिता लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं ये हम तुम्हें नहीं बोल सकते। तुम भी यहीं सो जाना हमारे साथ। सुबह तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने जब मुझे यह नक्शा दिखाया था उसके हिसाब से तो आप कुछ अनमोल चीज ढूंढने के लिए जा रहे हैं ना। लेकिन आप लोग अब वापस क्यों जाना चाहते हैं? ये क्या? हमने जितना समझा उतना भला नहीं है। हम तो कैसे भी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। और तो इससे राज भी पता चल गया। हम लोग एक अनमोल चीज ढूंढ रहे हैं। वहां पे कैसे जाना है? उस कागज में लिखा हुआ था, मगर बदनसीबी से वह कागज बारिश में बुरी तरह भी खराब हो गया। यह लो, अब बस इतना ही बचा है। बस इसी कागज की वजह से हम वापस जा रहे हैं। दिखाइए, इसमें तो आधा हिस्सा है। इतनी अनमोल चीज को आपने इतनी आसानी से खराब कैसे कर दिया? इसलिए ही तो हम लोग चिंता कर रहे थे। अब उसके बारे में भूल जाओ तुम, ठीक है, और आराम से सो जाओ। आप लोगों ने जो नक्शा मुझे दिखाया था उस नक्शे के हिसाब से बाकी का रास्ता मुझे अच्छी तरह याद है। इस आधे हिस्से की सहायता से मैं दूसरा आधा हिस्सा बता दूंगा। क्या तुम्हें बाकी का दूसरा याद है? बताओ तो इसको देख के कैसे जाना है हमें। हाँ, मुझे याद है। आप लोग तो अब तक उस पहाड़ के पास भी नहीं पहुंचे, लेकिन आप लोगों को रास्ता दिखाने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं क्यों आप लोगों को रास्ता दिखाऊं? देखा तुमने, मैंने कहा था ना, ये लड़का नादान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हम दोनों को उस खजाने तक पहुंचा दोगे, हम लोग उस खजाने में से तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देंगे। हाँ हाँ, जरूर तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देंगे हम लोग। पहले वहां पर पहुंचना कैसे है ये बताओ हमें। पहले से ही आप लोगों को यहां से नहीं बता पाऊंगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर आ सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर आ जाना। उसकी अगली सुबह वो लोग रवीन को साथ लेकर उसके बताए हुए रास्ते से चलने लगते हैं। इस तरह कुछ दूर जाने के बाद
वह लोग रवीन के लिए एक घोड़ा लेते हैं और तीनों एक एक घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। घोड़े बहुत थक गए हैं। ये कोई गांव लग रहा है। मुझे यहाँ पर रुककर घोड़ों को कुछ खिला पिला देते हैं। नहीं, हमें भी बहुत भूख लग रही है। कहीं पे रोटी मिलेगी तो वह भी खा लेंगे। बैठकर रवीन, तुम हमें सही रास्ते पर लेकर जा रहे हो ना। तुम पर भरोसा करके इतनी दूर आए हैं। अगर हम इस नक्शे के हिसाब से देखें तो अब हमें और एक दिन सफर करना पड़ेगा। तुम्हारी दिमाग तो बहुत तेज है। ठीक है, मैं जाके हमारे घोड़ों के लिए कुछ खाने के लिए और पानी लेकर आता हूं। सूरज वापस आकर, हाँ, गांव वाले बोल रहे थे, यहां नजदीक ही एक अच्छी सी सराय है। आज रात को हम वहीं पर आराम करेंगे। घड़ों को भी वहां पर पानी मिल जाएगा। देखो रबीन, वहां पर अगर कोई भी पूछे कि हम कौन है, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को कोई भी नुकसान या आपत्ति नहीं होगी। उस रात वो लोग वहीं पर विश्राम करते हैं। अगली सुबह जब वो निकलने लगते हैं तभी वहां एक साधु आते हैं। आप लोग कहां जा रहे हैं? वह बहुत खतरनाक सफर है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो तो ठीक है, आप कौन हो? हम कहां पर जा रहे हैं, यह आपको कैसे पता? आप लोग कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं? यह रवीन आपको कैसे मिल गया? आप लोगों का नक्शा कैसे भी भीग गया? मुझे सब मालूम है। आप जैसे कई लोग पहले आए थे, खजाने के चक्कर में जान गंवाए बैठे, इसलिए आप लोगों को चेतावनी देने आया हूं। यह बहुत ही खतरनाक काम है। तुरंत आपका निर्णय बदल लीजिए। आप जो पहले की घटनाएं बता रहे हैं वो आप एकदम सही बोल रहे हैं, मैं जानता हूं। हमारे पास जो खजाने का नक्शा था उसका भी आपने बता ही दिया। आपकी बातों से लग रहा है यह बहुत खतरनाक काम है। फिर भी हम लोग वापस जाने को तैयार नहीं हैं। चाहे कितना भी मुश्किल हो, हमें वहां पहुंचना ही होगा। मुझे आप लोगों को बोलना था, बोल दिया। अब आपकी मर्जी, अगर आप लोग वहां पहुंचेंगे तो भी आपको खजाना नहीं मिलेगा। उस खजाने को खोलने के लिए वहां पर एक चाबी की जरूरत हो। वो चाबी हमें कहां मिलेगी? क्या आप हमें बता सकते हैं? आप लोगों को उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वही देने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं। ये लीजिए, यही वो चाबी है, रख लीजिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, वहां जाना बहुत ही खतरनाक काम है। लेकिन यह चाबी आपके पास कहां से आई? आप हमें उस खजाने के बारे में और कुछ बता सकते हैं। वह सब बताना जरूरी नहीं है। आप लोग अपनी कोशिश करके देखो। आप लोगों को इस रास्ते पर जाने के लिए एक नदी को पार करके जाना पड़ेगा। उस नदी को पार करने के बाद एक द्वीप में आ जाएंगे। जो आप ढूंढ रहे हैं वह खजाना उस द्वीप में ही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप वहां से जीवित वापस आ पाएंगे। हमें उस खजाने की चाबी देके कुछ समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीवर बोल रहे थे कि वह बहुत खतरनाक सफर है। अब भी तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मैं बिल्कुल साथ आऊंगा। कैसे भी करके हम लोगों को वह खजाना हासिल करना ही है। मैं किसी भी तरह की आपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हूं। तैयार हो जाओ।
मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह वो लोग अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें रास्ते में मुनि के बताए अनुसार एक नदी मिलती है। यही वो नदी है जो मुनिवर बता रहे थे। यहां से अब हमारे घोड़ों का चलना बहुत मुश्किल है। इन घोड़ों को यहीं पर छोड़ के हम लोगों को नदी पार करनी होगी। मगर यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है, तो हम पार कैसे करेंगे? तैर के जाने के लिए तो वो बहुत दूर है। हम लोगों को लकड़ियों की एक नाव बनानी पड़ेगी। हम लोग उस नाव से नदी आराम से पार कर पाएंगे। मैं लकड़ियों से नाव बना सकता हूं। वो देखो उस नदी में वहां तो बहुत सारी मगरमच्छ हैं। अगर गलती से भी नदी में गिर गए तो जिंदा बचना मुश्किल है। हमें सतर्क रहना होगा। यहां से सफर बहुत खतरनाक लग रहा है। अब मुझे हमें सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद रवीन उन लकड़ियों को जोड़कर एक नाव बनाता है। देखो ना, तैयार हो गई है। अब हमें इस पर चढ़कर जाना होगा। नदी के अंदर ना गिर जाए, इसलिए बीच में खड़े रहना। पहले से चाकू हाथ में लेके हम लोग नाव में बैठेंगे। इसके बाद वो लोग सफर पर निकल जाते हैं। सफर के समय उन लोगों को कुछ मगरमच्छ उन लोगों को खाने की कोशिश करने लगते हैं। बाप रे, कैसे भी करके उन मगरमच्छों से बच ही गए। अब और खजाने तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहां से जाते वक्त आजू बाजू के परिसर को ठीक से देखते हुए जाना पड़ेगा। किस तरफ कैसा संकट है हम बोल नहीं सकते। वहां तक पहुंचने तक ही मुझे इन लोगों से काम है। वहां पर पहुंचने के बाद इन लोगों को खत्म करके मैं पूरा खजाना हड़प लूंगा। वहां पर जाने के बाद इन लोगों को खत्म करके मैं उस खजाने को हड़प लूंगा। इन लोगों को उस खजाने में से हिस्सा भी नहीं दूंगा। कैसे भी करके उस खजाने से कुछ हिस्सा मिल जाएगा तो मेरे सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब मैं अपनी बीवी और बच्चों को घर ले जाकर एक अच्छा सा घर बनाकर सुकून से जी सकूंगा। इस तरह आगे चलते हुए सूरज एक कीचड़ में फंस जाता है। ये तो बहुत बड़ा कीचड़ का बना है। मैं तो इसे देख भी नहीं पाया था। मेरा शरीर इसमें फंसता जा रहा है। मुझे बाहर निकालो, घबराना मत दोस्त। ये लो, इस लकड़ी को छत से पकड़ लो। जल्दी वैसे ही पकड़े रहना। ठीक है भाई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मुझे चोट नहीं लगी है। वहां पर पूरे पत्ते बिछाए थे, इसलिए मैं उनको पहचान ही नहीं पाया था। बहुत होश रहना, ऐसे झाल कहीं भी पीछे हो सकते हैं। देखो तो वहां पर एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है। उस नक्शे के हिसाब से हमें उस पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ जाना है। यानी कि हम लोग ठीक रास्ते से जा रहे हैं ना? और कितनी दूर होगी वह जगह यहां से? हम लोग तो उस खजाने के बहुत नजदीक हैं। कुछ ही देर में हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। पहाड़ को पार करने के बाद इन दोनों को खत्म करके अगर चाबी ले ली तो सारा खजाना मेरा होगा। इसके बाद वो लोग उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। अचानक बहुत सारे सांप उन पर वार करने लगते हैं। अरे, यह सांप तो बहुत जहरीले हैं। अगर इन्होंने हमें डस लिया तो हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। वो लोग सांप से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक सांप सूरज को काट लेता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान! अरे दोस्त, सूरज अब नहीं चल पाएगा। दोनों उसे उठा के लेकर जाते हैं। रवीन, तुम मत रुकना। अब तो हम लोग सूरज से हाथ धो चुके हैं। अगर हम लोग रुके तो यह जहरीले सांप हम पर भी हमला करेंगे। जल्दी से यहां से बचकर निकलना पड़ेगा।
इस तरह सूरज सांप के डसने से वहीं पर मर जाता है। वह दोनों किसी तरह उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं। इस तरह वह लोग कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार उस खजाने तक पहुंच ही जाते हैं। हे भगवान, आखिरकार हम लोग उस खजाने तक पहुंच ही गए। मगर सूरज का इस तरह से मरना मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचती है। हाँ, मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है, मगर हम लोग इस स्थिति में क्या ही कर सकते हैं। चिंता करके कोई फायदा नहीं है। देखो, चाबी तुम्हारे पास है ना, जाओ दरवाजा खोल दो। सूरज तो अभी अभी मर गया है, बाकी बचा रवीन। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो इतने बड़े खजाने को घर तक पहुंचाना मुश्किल होगा। मेरे लिए यहां से निकलने के बाद रवीन को भी मैं खत्म कर दूंगा। तुम यहीं पर रुको, मैं जाके खजाने का दरवाजा खोलूंगा। इस तरह रवीन को वहीं पर खड़ा करके वह चाबी लेकर बगल के खजाने का दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, कुछ जहरीले तीर आकर उसके बदन में घुस जाते हैं और प्रवीण भी वहीं पर मर जाता है। उसके बाद रवीन यह भी आंखों के सामने मर गया। लेकिन इतने सारे खजाने को देख के बहुत ही सुकून मिल रहा है। अब तो यह सारा का सारा खजाना मेरा है। इस खजाने को हासिल करने के लिए प्रवीण और सूरज ने मेरी बहुत सहायता की है। इसलिए उन लोगों के घर का पता लगा के उनके परिवारों को भी इसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। मुझे इस तरह रवीन उस पूरे खजाने को अपने घर लेकर जाता है। उनमें से कुछ हिस्सा प्रवीण और सूरज के परिवार को देकर बाकी की संपत्ति से अपनी बीवी और बच्चों के साथ वह बड़े ही आनंद के साथ जीवन यापन करने लगता है।